नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, स्टैटिक जीके, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम करेंगे और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपका कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे। तो इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो आपका कब मनाया जाता है? तो आपके दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक तो आपका नेशनल यूथ डे के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, नेशनल यूथ डे। तो नेशनल यूथ डे आपका कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे तो ये आपका मनाया जाता है 12 जनवरी को। आपको पता है 12 जनवरी 1863 में कोलकाता के अंदर महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है और उन्हीं की याद में हर साल 12 जनवरी को आपका कौन सा, तो नेशनल यूथ दिवस यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस आपका मनाया जाता है 12 जनवरी को। अब क्वेश्चन के अंदर आपका क्या पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये तो आपका हो गया 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपसे पूछेगा तब आपको करना है 12 अगस्त। ठीक है, एक 12 जनवरी, एक आपका 12 अगस्त और ये आपका इंटरनेशनल यूथ डे हो जाएगा कौन सा? 12 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी। और इसके अलावा 19 अगस्त को आपका कौन सा, तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो है वो आपका मानवता दिवस जो है वो आपका 19 अगस्त को, और वर्ल्ड हियरिंग डे आपका मनाया जाता है 3 मार्च को यहाँ पे। ठीक है, और 12 जनवरी को आपका किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद की याद में, जिनका आपका वास्तविक नाम जो है वो क्या रहेगा? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त जो है वो इनका बचपन का या असली नाम रहेगा किसका? स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट, स्वच्छता हेल्पलाइन जो है वो आपका क्या है? स्वच्छता हेल्पलाइन नंबर के बारे में पूछा गया। तो एक आपका स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया गया था उसके तहत स्वच्छता का हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, वो आप करेगा 1969, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। तो 1969 आपका स्वच्छता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। और इसके अलावा कुछ एक और इंपॉर्टेंट जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए वो कौन कौन से, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया 1950, तो 1950 हेल्पलाइन नंबर चुनाव आयोग के द्वारा कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया? 1950, ये हो गया। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि रोड एक्सीडेंट के लिए, जो आपका रोड एक्सीडेंट जो हो जाता है किसी का, तो उसके लिए किस टोल फ्री नंबर पे कॉल करना चाहिए? 1073 पे टोल फ्री जो आपका नंबर जारी किया गया। इसके अलावा कौन सा? वुमेन हेल्पलाइन नंबर। वुमेन हेल्पलाइन नंबर बिल्कुल एग्जाम के अंदर पूछा गया। वुमेन हेल्पलाइन 1091 जो है वो आपका हो जाएगा। इसके साथ ही 1098 आपका किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपका चिल्ड्रन से, चिल्ड्रन आपका सेफ्टी के लिए जो है वो आप करेगा 1098 जारी किया गया। और 1097 जारी किया गया एड्स हेल्पलाइन नंबर आपसे पूछेगा 1097। तो ये कुछ एक हेल्पलाइन नंबर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्वच्छता हेल्पलाइन नंबर स्वच्छ भारत के तहत 1969 जो है ये जारी किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए जो है इसके आपके जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं। अगर आपसे ये पूछे भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है देश का, वो राष्ट्रपति होता है। राज्य का अगर आपसे पूछे तो कौन होगा? तो राज्य का आपका संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अगर ये पूछे पुलिस विभाग किसके अंतर्गत आता है, तो पुलिस डिपार्टमेंट आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो आता है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, होम रूल लीग जो वो आपका किसके द्वारा शुरू किया गया? होम रूल लीग, तो होम रूल लीग जो ये 2 पर्सन के द्वारा शुरू किया गया। होम रूल लीग किसके द्वारा? सबसे पहली बात 1916 में इसकी जो है आपको शुरुआत की जाती है। 1916 में होम रूल लीग की सबसे पहले किसने? तो गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। कब? अप्रैल 1916 में। अप्रैल 1916 में किसने? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरुआत की जाती है होम रूल लीग की। उसके बाद सितंबर 1916 में एक दूसरे पर्सन जो आपकी कौन रहेगी? एनी बेसेंट, और इन्हीं एनी बेसेंट के द्वारा जो है वो आपका होम रूल लीग को दोबारा से शुरुआत की जाती है। अब कहाँ कहाँ पे रहेगा? पूरे भारत की अगर बात की जाए तो एनी बेसेंट जो कि आपकी कहाँ पे? अद्यार के अंदर इन्होंने यहाँ पे शुरुआत की थी। अद्यार, जिसके बारे में आपका क्वेश्चन भी पूछा गया था सब इंस्पेक्टर के पेपर में। इसके अलावा देखिए अप्रैल 1916 के अंदर बाल गंगाधर तिलक के अंदर कौन कौन से प्रोविंस के अंदर ये काम करते थे? तो महाराष्ट्र के अंदर, इसके अलावा आपका कर्नाटक हो जाएगा, महाराष्ट्र कर्नाटक और सेंट्रल प्रोविंस जो है इसके अंदर काम किया था। जो होम रूल लीग जो शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और एनी बेसेंट जो है इन्होंने 1916 के अंदर इसकी शुरुआत की थी। और एक प्रसिद्ध नारा बाल गंगाधर तिलक का आप सभी को पता है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर रहूंगा। ये नारा किसका रहेगा? बाल गंगाधर तिलक का ये नारा रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या है? तो पल्लवों की राजधानी जो आपकी क्या रहेगी? पल्लवों की राजधानी हो जाएगी कांची, ऑप्शन नंबर ए। तो पल्लवों की जो राजधानी है वो कांची रहेगी। और पल्लव वंश आपसे पूछे जिसका संस्थापक कौन था?
पल्लव वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो सिंह विष्णु जो है वो इसका सिंह विष्णु जो है वो हो जाएगा इसका संस्थापक पल्लव वंश का, ठीक है। और कांची जो है वो आपकी कहां पर है? तो तमिलनाडु में जो कांचीपुरम जो है उसका नाम कांची है और ये पल्लवों की आपकी राजधानी हुआ करती थी। और महाबलीपुरम, ये जो महाबलीपुरम है यहाँ पर एक कौन सा है? एकाश्म मंदिर आपसे पूछेगा। एकाश्म मंदिर जो कि कहां पर है? ये महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो पल्लव राजा कौन था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो कि पल्लव राजा था उसके द्वारा महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जो उनका निर्माण जो है वो करवाया गया था। जो आपके चालुक्य वंश जो है उनकी राजधानी कौन सी थी? वातापी थी, जो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट, विश्व कैंसर दिवस जो वो आपका कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड कैंसर डे। तो वर्ल्ड कैंसर डे आपका कब मनाया जाता है? आपको राइट आंसर हम कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं, हर बार जब भी बात आती है 4 फरवरी को आपका हर साल वर्ल्ड कैंसर डे जो वो आपका मनाया जाता है। कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए हर वर्ष जो है 4 फरवरी को आपका मनाया जाता है। इस बार 2022 में जो आपका मनाया गया था कैंसर दिवस, उसकी आपकी थीम जो है वो क्या होगी? कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके डेज है जिनकी थीम आपको जरूर पढ़ के जानी है, जो हम साथ साथ में करते हुए चलेंगे। इसकी थीम जो इस बार जारी की गई थी वो थी क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप जो है वो थीम थी किसकी? विश्व कैंसर दिवस, जो कि इस बार आपका 4 फरवरी को हर साल आपका मनाया जाता है। और इस बार की थीम आपकी क्लोज द केयर गैप। और कैंसर की स्टडी को क्या बोला जाता है? ऑन्कोलॉजी बोला जाता है, ऑन्कोलॉजी। तो कैंसर की स्टडी को बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी चट्टानें जो है प्रतिवेदित होती है। तो भारत की सबसे पुरानी चट्टानें, ये धारवाड़ क्षेत्र जो है वो कर्नाटक के अंदर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट, भारत के निम्न क्षेत्रों में से कौन सा आपका जो है कौन सा अभी पारिस्थितिक तप्त स्थल के रूप में आपका जाना जाता है? हॉटस्पॉट। जो पारिस्थितिक आरक्षण केंद्र जो आपके हो जाएंगे, यानी हॉटस्पॉट आपसे पूछेगा, तो हॉटस्पॉट आपका कौन सा अभी वर्तमान के अंदर? तो अभी भारत के अंदर 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट है, 4 है। कौन कौन से? एक तो आपका हो जाएगा हिमालय, एक तो हिमालय हो गया। इसके अलावा पश्चिमी घाट है, हिमालय पश्चिमी घाट है। इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया। और आपका कौन सा? सुंदरलैंड जो कि द्वीपों का समूह है। तो ये 4 आपके जो है वो आपके हो जाएंगे जो जैव विविधता के हॉटस्पॉट। अब इनमें आपका कौन सा है? तो देखो पश्चिमी घाट, यानी कि पश्चिमी घाट ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसका वो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट, प्रधानमंत्री साधारणतः, प्रधानमंत्री जो है वो आपका डैश से संबंधित है। तो ये आपसे ये पूछा गया। तो प्रधानमंत्री आपका किसके लिए? देखिए राज्यसभा का प्रधान होता है। तो राज्यसभा का आपका प्रधान कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति। अगर आपसे ये पूछे उपराष्ट्रपति को सैलरी किसके तौर पर मिलती है, कि वो आपका राज्यसभा का आपका पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का आपका प्रधान कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का। लोकसभा के बारे में यहां पर दिया गया, तो लोकसभा का आपका सदस्य जो है वो कौन होता है? तो लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री जो है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? लोकसभा के लिए। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री के लिए एज कितनी चाहिए? रिक्वायरमेंट कितनी है? 25 वर्ष एज है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है प्रधानमंत्री की योग्यता में लिखा गया है कि या तो वो लोकसभा का सदस्य हो या वो राज्यसभा का सदस्य हो। तो इसके अकॉर्डिंग मिनिमम एज क्राइटेरिया अगर पूछा गया तो लोकसभा के लिए आपका 25 वर्ष एज है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। तो इसीलिए जो प्रधानमंत्री है उसके लिए एज क्राइटेरिया कितना है? मिनिमम 25 वर्ष है। इसके बाद नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में चुने गए थे। तो भीमराव अंबेडकर जो है वो कहां से चुने गए थे? संविधान सभा में। तो संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर कहां से? तो ये पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। ये तो बात होगी आजादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले जो भीमराव अंबेडकर है उनका संबंध तो कहां से? बंबई प्रांत से था उनका संबंध। देखो कंप्लीट बात करते हैं। सबसे पहले भीमराव अंबेडकर जिनकी आपकी 14 अप्रैल, अभी इस बार इनकी जयंती मनाई गई थी और इस दिन छुट्टी जो है वो घोषित की गई थी। 14 अप्रैल 2022 को इनकी कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 131वीं जयंती इस बार मनाई गई थी 2022 में भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनका जन्म आपका होता है कब? 14 अप्रैल 1891 को। कहां पर? मध्य प्रदेश के महू में, यानी कि मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन नंबर सी देखो, मध्य प्रदेश से संबंधित है, इनका जन्म होता है मध्य प्रदेश में। उसके बाद बंबई चले जाते हैं और उसके बाद ये संविधान सभा में कहां से? तो पश्चिम बंगाल से ये चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि देश के बंटवारे से पहले अगर आपसे पूछ ले कि ये कहां से चुने गए थे? पश्चिम बंगाल से। और अगर ये पूछ ले कि देश के बंटवारे के बाद कहां से चुने गए? ये बंबई से चुने गए थे देश के बंटवारे के बाद। जन्म 1891 में हुआ और इनको
कौन सा भारत रत्न सम्मान भी इनको मिला है, कब मिला है, कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, मधुमक्खियों का प्रयोग जो है किस में होता है? मधुमक्खियों का प्रयोग यानी कि मधुमक्खी पालन से क्वेश्चन पूछा गया कि मधुमक्खियों का प्रयोग किस में होता है। आपके सामने 4 दिए गए हैं, चारों के चारों कल्चर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर आपका किससे जुड़ा हुआ है? केंचुए से। केंचुआ, अगर ये पूछे आपसे कि केंचुआ पालन आपका किससे जुड़ा, केंचुआ पालन जिसको अर्थवर्म बोलते हैं, अर्थवर्म किसान का मित्र जिसको बोला जाता है केंचुआ, तो उसको पालने की जो पद्धति है उसको बोला जाता है वर्मी कल्चर। तो ये आपका हो गया वर्मी कल्चर। उसके बाद आपसे ये पूछे सेरी कल्चर। सेरी कल्चर आपका किससे जुड़ा हुआ है? तो ये रेशम कीट के पालन से, रेशम कीट उत्पादन या रेशम कीट पालन से आपका जुड़ा हुआ है सेरी कल्चर, या जिसको सिल्क फार्मिंग भी हम बोल सकते हैं, सिल्क फार्मिंग। तो ये हो जाएगा सेरी कल्चर। मधुमक्खियों के बारे में पूछा गया, ये हो गया एपी कल्चर। एपी कल्चर यानी कि राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका, एपी कल्चर। मरी कल्चर, जो मरी कल्चर, तो ये मरी कल्चर आपका जुड़ा हुआ है किसके लिए कि मरी कल्चर आपका जुड़ा हुआ है भोजन के लिए समुद्री जीवों का पालन करना, ये आपका मरी कल्चर हो जाएगा, यानी समुद्री कृषि जिसको हम बोल सकते हैं, ये इसके बारे में। तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। पंचायती राज, पंचायती राज संस्थाओं में सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन सी है? तो पंचायती राज संस्थान के अंदर आप सभी को पता है 3 इकाई यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। कौन कौन सी? सबसे पहले आपकी सबसे नीचे का जो स्तर है वो ग्राम पंचायत होगा, ग्राम पंचायत। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका पंचायत समिति होगा, पंचायत समिति यानी कि मध्यम स्तर का। और सबसे उच्च लेवल का ऊपरी आपका कौन सा हो जाएगा? जिला परिषद। तो ये 3 आपके टायर जो है वो आपके बनाए गए पंचायती स्तर के अंदर। इसने पूछा सबसे छोटी इकाई कौन सी? ग्राम पंचायत। तो यानी कि गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत आपकी पंचायती राज संस्थानों में सबसे छोटी इकाई होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पंचायत जो है इसका आपका अध्यक्ष कौन होता है, यानी पंचायत किसके अध्यक्ष कौन हो जाएगा? यानी सरपंच हो जाएगा, जिसको चुना जाता है। सरपंच के लिए एज कितनी रिक्वायर है? 21 वर्ष। 21 वर्ष जो है वो सरपंच के पद के लिए खड़े होने के लिए रिक्वायरमेंट एज कितनी? 21 वर्ष हो जाएगी। ग्राम सभा, अब आपसे ये पूछेगा ग्राम सभा जो है उसका सदस्य कौन होता है? ग्राम सभा, तो ग्राम सभा का सदस्य वो व्यक्ति होता है जो जिस व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। अब वोट डालने का अधिकार कितना है? आप सभी को पता है वो डाल सकता है जिसकी एज 18 वर्ष हो जाएगी, 18 वर्ष एज होगी वो वोट डाल सकता है। तो जिसके पास वोट डालने का अधिकार है, यानी ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो कितना? 18 वर्ष हो जाएगा। जो भी व्यक्ति 18 से ऊपर है वो ग्राम सभा का सदस्य जो है वो आपका बन जाएगा। तो ये हो गया। इसके अलावा देखिए, अगर आपसे ये पूछे पंचायती राज जो है वो आपका किस आपकी अनुसूची के अंतर्गत आता है, किस अनुसूची में आएगा? तो ये 11वीं अनुसूची में आपका आ जाएगा पंचायती राज। कि 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? पंचायती राज का। और 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायती राज के कितने विषय? विषय का मतलब ये होता है कितने विषय इसके अंतर्गत? तो वो 29 विषय। तो ये विषय का मतलब ये है कि 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायती राज का वर्णन किया गया और साथ ही ये भी बताया गया कि ये 29 आपके काम जो है वो आपके पंचायती राज के अंतर्गत आते हैं। यानी कि टोटल 29 विषय ऐसे हैं जो पंचायती राज के तहत इन पर काम किया जाता है। तो टोटल 29 विषय हो जाएंगे 11वीं अनुसूची में। ये भी एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश, कपास जो है वो सबसे पहली बात कौन सी फसल है? एक नगदी फसल है। किस मिट्टी में ये होती है? काफी बार पूछा गया इंपॉर्टेंट, काली मिट्टी। आपसे ये पूछता है काली मिट्टी जो है वो आपकी काली मिट्टी जो है किसके उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो वो कपास के उत्पादन के लिए। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी हो गया काली मिट्टी। किसके उत्पादन के लिए? कपास के उत्पादन के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और विश्व में कपास का उत्पादक देश सबसे बड़ा कौन है? अपना देश भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 2015 से पहले चीन सबसे पहले नंबर पे हुआ करता था, लेकिन उसके बाद अभी जो है भारत पहले नंबर पे है कपास के उत्पादन में। अब भारत में जो है यानी दुनिया के अंदर सबसे पहले नंबर पे कौन है? भारत है। दुनिया में सबसे पहले नंबर पे भारत है कपास के उत्पादन में। और भारत में भी पहले नंबर पे कौन है? गुजरात जो है वो पहले नंबर पे है भारत में। और उसके बाद अगर हरियाणा में पूछे तो हरियाणा में सबसे कम कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हरियाणा के अंदर काली मिट्टी सबसे कम पाई जाती है, काली मिट्टी। और अगर आपसे ये पूछे कि कपास का उत्पादन हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा कहां पर होता है? कपास का उत्पादन सिरसा के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इसके बारे में ध्यान रखने हैं। इसके बाद अपना कौन सा? कपास हो गया, एक तरह की नकदी फसल है, काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। अगर ये पूछे कपास के लिए तापमान कौन सा, तो उच्च तापमान की ये आपकी फसल हो जाएगी। इसके लिए हाई टेम्परेचर आपका चाहिए, गर्म
इन्वायरमेंट चाहिए इसके लिए। केले के ऊपरी तने को क्या कहते हैं? कूट स्तंभ, देखना इसको। इसके बाद हड़प्पा के लोगों के द्वारा किस चिड़िया की पूजा की जाती थी? हड़प्पा के लोगों के द्वारा किस चिड़िया की, किस पक्षी की पूजा की जाती थी? तो वो पक्षी हो जाएगा कबूतर, ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो कबूतर की पूजा जो है वो किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछे कि किस नदी के किनारे है हड़प्पा? देखो, एक तो हड़प्पा हो गया, एक मोहनजोदाड़ो हो गया। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है इसमें आपसे ये पूछेगा हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे आपका हड़प्पा हो जाएगा, जिसकी खोज 1921 के अंदर किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई हड़प्पा की। उसके बाद रावी आपसे रावी, हड़प्पा, रावी और मोहनजोदाड़ो आपसे पूछे किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे, जिसकी खोज 1922 में की गई। इसकी किसने? राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की। देखो, ये डीआर है, ये आरडी है, उल्टा हो गया, तो इससे आप ध्यान रखना। 1921 में हड़प्पा की दयाराम साहनी ने, 1922 के अंदर राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज जो है वो की थी। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा किसके? तो रावी नदी के किनारे आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सर्वथा हरित क्रांति का आह्वान किया? तो सबसे पहले जो हरित क्रांति का आह्वान किसके द्वारा? तो वो आपका हो जाएगा MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति जो कि आपकी 1966-67 के आसपास आई थी, और पंचवर्षीय योजना आपसे पूछे तो उस समय कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो चल रही थी। इसके तहत भारत के अंदर जो आपकी हरित क्रांति जो है, जिसको हम ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, गेहूं के उत्पादन के लिए, अनाज के उत्पादन के लिए आपकी फेमस थी, और भुखमरी को खत्म करने के लिए इस क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो 1966-67 के अंदर किसको भारत के अंदर MS स्वामीनाथन को बोला जाता है हरित क्रांति का जनक? आपसे पूछेगा जनक किसको? MS स्वामीनाथन को। और अगर वैसे पूछे किसका जनक किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है हरित क्रांति का जनक। भारत में हो जाएगा MS स्वामीनाथन। इसके बाद राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय चीनी यानी नेशनल शुगर आपका अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर होगा? तो आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखने हैं, सबसे पहले चीनी का आपसे पूछा गया, चीनी आपका हो जाएगा कानपुर, ऑप्शन नंबर सी। कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर आपका चीनी अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा बकरी का तो आप सभी को पता है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा आपसे चावल का पूछेगा, चावल अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर है? चावल अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है? ये कटक के अंदर। देखो, चावल अगर हम खाते हैं तो कैसी आवाज आती है? कट कट की आवाज आती है। तो चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कटक के अंदर है, ठीक है। आलू अनुसंधान केंद्र पूछेगा आपसे, आलू अनुसंधान केंद्र, तो आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? आलू के साथ किसकी सब्जी बनाते हैं? आलू शिमला की। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला के अंदर आलू अनुसंधान केंद्र आपका हो जाएगा। चावल आपका कहां पर है? कटक के अंदर। चीनी कहां पर है? कानपुर के अंदर आपका चीनी अनुसंधान केंद्र हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। पटना आपकी किसकी राजधानी? बिहार की। इसके बाद अनुच्छेद 44 जो वो किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 44 पूछा गया। सबसे पहली बात, आर्टिकल 44 आपका किसके अंतर्गत आता है? भारत के जो मौलिक अधिकार जब खत्म होते हैं, 1235 आपके मौलिक अधिकार है, उसके बाद 36 से लेकर 51 तक आपके आते हैं DPSP आपके, यानी कि नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व जो वो आपके आते हैं, नीति निदेशक तत्व किसके भाग कौन से में आते हैं? तो भाग 4 में आते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 के अंदर आपके 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्व या DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आपके हो जाएंगे। और इसके अंतर्गत आपका एक बीच में आर्टिकल पड़ता है, आर्टिकल 44 किससे जुड़ा हुआ है? देखो यहां पर क्या दिया गया? 4 और 4। आपको ये पता है ना, ये दोनों के दोनों आपके कैसे समान है ना? ये भी 4 है, ये भी 4 है, दोनों के आपके सेम है, 4 आपके सेम दे रखे हैं। तो आपका 44 किससे जुड़ा हुआ है? दोनों के दोनों आपके समान है, तो इसीलिए ये आपका किससे? तो ये भारत के हर एक नागरिक को एक समान नागरिकता के जुड़ा हुआ आपका, यानी समान नागरिक संहिता से आपका जुड़ा हुआ कौन सा? आर्टिकल 44। आपको याद रखने के लिए आसानी होगी, आपको पता है 4 और 4 दोनों आपके एक समान है, तो इसीलिए समान नागरिक संहिता से जुड़ा हुआ आपका है कौन सा? आर्टिकल 44 आपका जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछे पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए किस आर्टिकल के तहत हो जाएगा? तो पोषण से जुड़ा हुआ आपका आर्टिकल 47 के अंतर्गत हो जाएगा। आर्टिकल 47 के अंतर्गत आपका कौन सा? पोषण से जुड़ा हुआ है। कृषि और पशुपालन संगठन किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपका आर्टिकल 48 से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 48 ये सारे के सारे DPSP के अंतर्गत है। और DPSP हमने लिए कहां से थे? नीति निदेशक तत्व कहां से? आयरलैंड से हमने इनको अडॉप्ट किया था, आयरलैंड से। तो ये भी इसको ध्यान रखना है।
इसके अलावा आपका कौन सा, देखो हमने 44 के बारे में बात की, 47 हो गया अपना पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए, 48 कृषि और पशुपालन से जुड़ा हुआ है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो बहुत बार पूछा गया आर्टिकल 40 किसके लिए, ग्राम पंचायत के गठन से जुड़ा हुआ है। ग्राम पंचायत के गठन से जुड़ा हुआ आपका कौन सा आर्टिकल होगा, आर्टिकल 40। इसके अलावा एक आपका आर्टिकल कौन सा है, 51, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति से जुड़ा हुआ है आपका आर्टिकल 51। तो ये 4-5 है, इनके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आपके 36 से 51 तक आपके रहेंगे, जिनको हमने आयरलैंड से लिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किसके साथ की जाती है, तो जिस तरह से जैसे ही भारत अपना आजाद हुआ था 1947 को, उस समय जब अंग्रेज यहां से गए थे तो उन्होंने जो तैयार करके दिया था, एक कह सकते हैं जो लेटर तैयार करके दिया था, उसके अंदर उन्होंने ये लिख के दिया था कि हम भारत को अब आजाद कर रहे हैं। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि अब कोई भी रियासत जो, कोई भी राजा वो अपना स्वतंत्र रह सकता है या भारत के साथ मिल सकता है, वो उसी की मर्जी रहेगी। तो इसी तरह से भारत जब आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय भारत लगभग कितनी 565 रियासतें थी भारत के अंदर, 565 रियासतें थी। अब ये 565 रियासतें अलग अलग टुकड़ों में आपकी बंटी हुई थी, तो इन सभी को मनाने का काम, यानी इन 565 रियासतों का एकीकरण का काम किसके द्वारा किया गया, एकीकरण, यानी सभी को समझाया गया था, कुछ को प्यार से, कुछ को हथियार से, सभी को समझाकर। और 565 में से सिर्फ 3 रियासतें ऐसी थी, जो एक थी आपकी जूनागढ़, एक आपकी हैदराबाद और एक कौन सी थी, कश्मीर। इन 3 को छोड़कर लगभग 562 रियासतों का एकीकरण करने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसीलिए इनको किसके नाम से जाना जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। अब बिस्मार्क ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि जर्मनी के अंदर जो है, जिस तरह से भारत के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अलग अलग रियासतों का एकीकरण किया था, उनको एक करने का काम किया था, उसी तरह से बिस्मार्क ने जर्मनी के अंदर जो है एकीकरण का काम किया था। इसीलिए इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है, किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब इन्होंने क्योंकि एकीकरण किया था, इसीलिए इनका जन्म दिवस जब आता है 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म होता है। इसीलिए 31 अक्टूबर को कौन सा, यूनिटी डे मनाया जाता है, यूनिटी यानी एकता दिवस, क्योंकि इन्होंने एकता का काम किया था, इसीलिए एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। और 31 अक्टूबर को ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसका उद्घाटन किया गया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है, गुजरात के अंदर, किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। और कहां पर, सरदार सरोवर बांध के पास, सरदार सरोवर बांध के पास आपका हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसका उद्घाटन कब किया गया, 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 182 मीटर ऊंचाई जो है ये आपकी प्रतिमा रहेगी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और इसके साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकता के लिए जाना जाता है, इनको लौह पुरुष भी आपका बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 1991 के अंदर इनको कौन सा, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे ये पूछा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे, तो प्रथम गृह मंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। निम्न में से कौन सी एक अवसादी चट्टानों का उदाहरण है, अवसादी चट्टाने। देखो चट्टानों के आपके 3 टाइप करेंगे, तीनों टाइप में आपके काफी सारे क्वेश्चन कवर होंगे। एक तो आपकी होती है आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान यानी कि ये वो चट्टाने हैं, आग्नेय, आग से बनी होती है। आग मतलब कि जो चट्टाने आपकी मेग्मा या लावा के जमने से आपकी जो बनती है वो आपकी बोली जाती है आग्नेय चट्टान। ठीक है, उसके अलावा आपकी जैसे इसका एग्जांपल अगर आपकी बोलोगे तो बेसाल्ट हो गया, ठीक है, और ग्रेनाइट हो गया, ये आपकी हो जाएगी जो मेग्मा और लावा से बनती है। इसके अलावा आपकी और कौन सी, एक आपकी अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान आपकी कौन सी होती है, वो चट्टाने जो कि किसी वजह से, किसी प्राकृतिक घटना की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और उसके बाद एक जगह पर जाकर जमा हो जाती है। काफी समय तक एक जगह पर वो जाकर आपकी जमा होती है और वहां पर एक काफी बड़ी एक चट्टान बन जाती है, वो आपकी बोली जाती है अवसादी चट्टान। जैसे एक ठोस परत बना देती है, उसके बाद जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये एग्जाम्पल है अवसादी चट्टान के। इसके अलावा तीसरी एक हो जाएगी कायांतरित चट्टान।
कायांतरित चट्टान। अब कायांतरित का मतलब देखो, काया अंतरित यानी कि उसकी काया बदल जाती है। जैसे आग्नेय चट्टान, अवसादी, इन दोनों चट्टानों को अगर किसी तरह से एक जगह पर काफी समय तक दबाया रखे, यानी तापमान और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो आग्नेय चट्टान, जो अवसादी चट्टान अपना रूप बदल देती है, उसको बोलते हैं कायांतरित चट्टाने। और जैसे आपकी कौन सी, जैसे ग्रेनाइट है, अगर ये भी दबेगी तो ये कायांतरित चट्टान का रूप ले लेगी। ठीक है, तो ये 3 चट्टानें हैं आपकी। और यहां पर पूछा गया अवसादी चट्टानों का उदाहरण। देखो, बेसाल्ट आपकी, ग्रेनाइट आपकी, ग्रेबो, ये तीनों के तीनों आपकी किसका एग्जाम्पल है? आग्नेय चट्टान। ये तीनों की तीनों आपकी किससे बनती है? तीनों की तीनों आपकी लावा या मैग्मा के जमने से बनती है। तो इसका राइट आंसर जो बचेगा ऑप्शन नंबर ए, लोएस्ट जो है इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा अवसादी चट्टानों का। तो इस क्लास के अंदर इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। किसी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर वो आपका डाउट ले लिया जाए। सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इनके खुद के आप नोट्स बना सकते हैं। और अपनी एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट सीरीज आ चुकी है, तो टेस्ट जाकर जरूर ज्वाइन करें। हर एक एग्जाम के लिए आप सभी को पता है टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, तो जाकर अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं। जो अपनी ऐप जो है प्ले स्टोर पर जाकर अवर्स एजुकेशन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको फ्री टेस्ट भी आप प्रोवाइड किए गए हैं, तो जाकर खुद आप चेक कर सकते हैं किस लेवल के टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की गई है। और साथ ही हर एक टेस्ट सीरीज को बिल्कुल अच्छे से एनटीए के बेस पर, एनटीए के पैटर्न के अकॉर्डिंग इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेगा, चाहे वो आपका इंग्लिश का हो, चाहे आपका मैथ का हो, किसी भी सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन हो, हर एक का डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जिसके तहत आपके और काफी सारे कंसेप्ट इसके अंदर क्लियर होंगे। तो इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।